नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। बिहार चुनाव से जुड़ी कुछ ऐसी खबरें हैं जिन्हें बिल्कुल गायब कर दिया गया है और गायब करने के पीछे मकसद भी बहुत बड़ा है। बिहार में वो वर्ग, वो समुदाय जो मोदी का सबसे कट्टर समर्थक है, मोदी का और भाजपा। और आज से नहीं, 1975 जब जनसंघ का दौर था, तब भी जब अब्दुल गफ्फार गफ्फार चाचा मुख्यमंत्री थे और पटना में प्रोटेस्ट शुरू हुआ। पटना में प्रोटेस्ट में कई अलग-अलग नेता जुड़ने लगे जो बाद में जेपी का आंदोलन का शक्ल पूरा अख्तियार कर लिए। तो दिल्ली से फ़ोन गया और दिल्ली से फ़ोन जाने पर अब्दुल गफ्फार यानी गफ्फार का चाचा, उन्होंने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को रिपोर्ट किया कि ये कुछ नहीं है, पटना के एक इलाके, शायद वो कंकड़बाग के आसपास का पूरा इलाका है, पटना के एक इलाके के एक जाति के लोग हंगामा कर रहे हैं। बस इतना बता करके दिल्ली को निश्चिंत कर दिया। अब सोचिए कि उस जाति को लेकर, उस समुदाय को लेके, वर्ग को लेकर के भाजपा के प्रति कितनी आस्था रही है और कितना कट्टर समर्थक रहा है। वो जाति कायस्थ है। ब्राह्मण, ठाकुर, भूमिहार सब छोड़ देंगे, लेकिन मैं निजी तौर पर उसको कोई बुरा न माने, अन्यथा न ले, मैं कई बार कहता हूं कि ये भाजपा के बंधुआ मजदूर हैं, कायस्थों। ये ऐसे समर्थक हैं भाजपा के। तो मोदी के, मैंने इसीलिए कहा था, मैं ओपनिंग में ही इस बात को क्लियर कर दिया कि मोदी के जो सबसे कट्टर मतदाता हैं, उन्होंने कांग्रेस को वोट देने का ऐलान कर दिया है। अब सोचिए, इससे बड़ा झटका कुछ नहीं हो सकता। मोदी जी के राष्ट्रीय सचिव, मोदी जी के सचिव कह सकते हैं, और जो खास नेता हैं, जो दिल्ली में बिहार के कुछ नेता जो दिल्ली में गुजरात लॉबी को पसंद है, उनमें से एक नेता, उनको तो पटना में, सेंट्रल पटना में घेर लिया। बड़े मुश्किल से वहां से बच के भगे। जब चारों तरफ बगावत के सुर देखे, बड़ी मुश्किल से बच के भगे। एक तरफ ये घटनाक्रम है और दूसरी तरफ समानांतर वो घटनाक्रम है जो महागठबंधन से परेशान दिल्ली, गुजरात लॉबी, मोदी और शाह, उन्होंने अपने सहयोगियों को टास्क के रूप में दे रखा है। नीतीश के पीछे छिप जाओ और फिर से एक बार बिहार को झांसा दे दो। मोदी और शाह जो बात नहीं कह रहे हैं, वो बात सम्राट चौधरी, उपेंद्र कुशवाहा, संजय झा, ये लोग बोल रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा, संजय झा या सम्राट चौधरी की बात की कितनी कीमत है, कितना वजन है? सम्राट चौधरी अपनी कुर्सी नहीं तय कर सकते। सम्राट चौधरी, उपेंद्र कुशवाहा या संजय झा जैसे लोग अपना टिकट नहीं तय कर सकते। टिकट अपना नहीं तय कर सकते कि मैं चुनाव लड़ूंगा। वो लोग नीतीश कुमार की किस्मत तय करेंगे अमित शाह और मोदी के सामने। ये बहुत बड़ा झांसा का खेल चल रहा है, इसको भी हम खोलेंगे। मनीष को ले आइए। मनीष बिहार में ही मौजूद हैं, छठ पर्व पर, छठ महापर्व पर। तो मनीष के साथ, और मनीष, ये पूरे घटनाक्रम जो हम आज लेकर के आ रहे हैं, इस पूरे घटनाक्रम को मनीष ने ही करीब से देखा है। उन्होंने ही कुछ कुछ चीजें जो छिपाई गई थी वो हम तक भेजी भी है। सबसे पहले मैं कुछ ट्वीट्स आपको दिखाता हूं। ट्वीट लाइए भैया, नंबर 1 ट्वीट। ज्ञानेश्वर, ले बलैया, पटना के कायस्थों का गुस्सा और भड़का। कुम्हरार विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी के कायस्थ का टिकट कटने से गुस्साए कायस्थों ने बीजेपी के राष्ट्रीय मंत्री ऋतुराज सिन्हा के सामने ही प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज के उम्मीदवार प्रोफेसर केसी सिन्हा जिंदाबाद के लगाए नारे। मना करते रहे ऋतुराज सिन्हा, पर कोई शांत नहीं होने को था तैयार। मौका था चित्रगुप्त पूजा का। अब इसमें तो खाली पीके की बात है। मैं वीडियो सुनाऊंगा जिसमें वो बोल रहे हैं कि हम कांग्रेस को वोट दे देंगे, और पीके सिन्हा तो खैर जाति भाई मिल गए। चित्रगुप्त पूजा के अवसर पर कुम्हरार विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी से कायस्थ विधायक का टिकट कटने से गुस्साए लोगों ने बीजेपी के राष्ट्रीय मंत्री ऋतुराज सिन्हा के सामने विरोध जताया।
लोग जनसुराज के उम्मीदवार केसी सिन्हा सर या कांग्रेस को वोट देने की बात कर रहे हैं। जनता मुखर हो रही है, ये कमाल की बात है। ये ब्रैकेट वाला पार्ट समझिएगा। जनता मुखर हो रही है, ये कमाल की बात है। लेकिन हमारी समझ के अनुसार जनता का गुस्सा इस बात पर होना चाहिए कि विधायक ने क्षेत्र में क्या और कितना किया। जाति आपके लिए प्रेम है, पर उनके लिए सिर्फ वोट बैंक, याद रखिएगा। नेक्स्ट लाइए, नेक्स्ट अगला ट्वीट लाइए। ट्वीट एक और होगा मेरे ख्याल से, उसके बाद वीडियो दिखाएंगे आपको। अभिषेक सिंह लिखते हैं, कायस्थ का टिकट काटकर बनिया का कैंपेनिंग करते चल रहे हैं। जवाब है ऋतुराज सिन्हा जी से लेजिटिमेट प्रश्न। साथ में खड़ी पटना की मेयर श्रीमती सीता साहू बनिया, मतलब उचित प्रतिनिधित्व के बाद भी और घुसाएंगे। बाकी लोग कोल्हू में पेराते रहिए। पता नहीं गुजरात से आए हुए छोटा भाई को इनसे क्या मोहब्बत थी। कुम्हरार के लिए एक से बढ़कर एक प्रत्याशी थे। क्या मजबूरी हो गया कि किसी बाहर से आकर बसने वाले को टिकट दे दिया गया। जो अधिक चाट लेगा वही प्राप्त करेगा। जिसको ढंग से 10 आदमी जानता तक नहीं है, उसको भी विधायक बनाकर थोप दिया जाएगा। और सवर्ण समाज के नेता यस सर 3 बैग्स फुल करके करते रहेंगे। ठीक ही है, 2004 के लिए तैयार रहिएगा। 2004 के लिए तैयार रहिएगा। ये चेतावनी, अभी 2004 की भी चर्चा आएगी। अब जरा वो वीडियो दिखाइए, वीडियो दिखाइए। आप यशवंत सिन्हा का टिकट कटवा दिए सब। अब बढ़िया कंपनी करके चल रहा है। हमारे क्षेत्र में ठीक है, अगर घोषणा कर दीजिए कि ये बढ़िया भाई देखिए इसी तरह से घुस गए तो हम लोग का कंपनी में उल्टा करेंगे और पटना शहर में भी हम लोग कांग्रेस को वोट देने का काम करेंगे। जीरो पे चलेगा, तुम्हारा नहीं, किसी का नहीं, तो किसी का नहीं। कैसे जिंदाबाद, जिंदाबाद, कैसे जिंदाबाद, जिंदाबाद। केसी सिन्हा को वोट देंगे, केसी सिन्हा जिंदाबाद, कांग्रेस को वोट देने का हम काम करेंगे। ये दोनों इस सीट पे खतरे घंटी है। इस पर कहा जाता है आधे से ज्यादा कायस्थ है। ये सेंट्रल, पटना सेंट्रल हुआ करता था परिसीमन में, कुम्हरार ये नाम पड़ा। ये सबसे मतलब बिल्कुल हार्ट ऑफ द पटना इसको माना जाता है, जो मैं जानता हूं। बाकी तो फिजिकली भौगोलिक रूप से वहां मौजूद रह के देखा हुआ जो है मनीष का, वो बताएंगे। यहाँ से 5 बार विधायक अरुण कुमार सिन्हा थे, उनका टिकट काट दिया गया। उनका टिकट काट करके संजय गुप्ता को टिकट दिया गया है। 5 बार से अरुण सिन्हा जीत रहे थे। अब ये जो कायस्थ जनसंघ के जमाने से भाजपा डंडा झंडा उठाए घूम रहे थे, इनको यशवंत सिन्हा, फिर जयंत सिन्हा, फिर अरुण सिन्हा, फिर जो ये निपटाए जा रहे हैं, यहां तक बनारस में भी निपटाए गए कुछ लोग। तो ये निपटाने के सिलसिले में इनको अब शायद समझ में आ रहा है कि ये तो किसी को नहीं बख्शते हैं, ये सबको निपटा देंगे, सबको फांसी पे डाल देंगे। ये पूरा क्या है, इससे क्या फर्क पड़ सकता है मनीष? आशीष, एक सिन्हा का नाम छूट गया जिससे हम कह सकते हैं कि शुरुआत हुई, वो शत्रुघ्न सिन्हा। हाँ, जिनसे शुरुआत हुई पूरे अभियान की। और शत्रुघ्न सिन्हा और आर के सिन्हा, दो हम कह सकते हैं कि बिहार में और बिहार झारखंड दोनों को मिला देंगे तो यशवंत सिन्हा, ये 3 जो है कायस्थ समाज के बड़े नेता बीजेपी में थे। आर के सिन्हा जो ऋतुराज सिन्हा के पिता हैं, उनका राज्यसभा में वो भी रहे, शत्रुघ्न सिन्हा भी रहे और यशवंत सिन्हा भी रहे, राज्यसभा लोकसभा सभी देखा। लेकिन आप देखिए कि आज की तारीख में तीनों जो है वो एक तरह से मेन स्ट्रीम, हालांकि शत्रुघ्न सिन्हा तो तृणमूल कांग्रेस अभी भी सांसद है, लेकिन यशवंत सिन्हा की राजनीति पूरी तौर पे खत्म हो चुकी है। यही नहीं, उनके बेटे की भी राजनीति खत्म कर दी गई, जयंत सिन्हा की। आर के सिन्हा अपने बेटे ऋतुराज सिन्हा को उन्होंने अपनी विरासत दी है। लेकिन ऋतुराज सिन्हा भी जो पाटलिपुत्रा सीट है लोकसभा चुनाव में रविशंकर प्रसाद की जगह, वो पहले चॉइस बताए जाते थे कि आर के सिन्हा भी चाहते थे कि ऋतुराज सिन्हा को मिले। और बहुत हद तक एक तरह से कहते हैं तो रविशंकर प्रसाद ने अपना वीटो लगाया और किसी तरीके से मंत्री पद तो उनको नहीं मिला, लेकिन किसी तरीके से अपने
जो है वो सांसद पद बचा के रख लिया। अब माना ये जा रहा है कि ये आखिरी टर्म है रविशंकर प्रसाद का भी पटना साहिब में। तो इसके बाद क्या कायस्थ समाज में आज की तारीख में बिहार झारखंड में कौन ऐसे नेता बने जो मेन स्ट्रीम है? ऋतुराज सिन्हा उस हिसाब से कहे तो बहुत ही अभी मतलब आरंभिक स्टेज में है, कोई उस तरह का कद नहीं हुआ है जैसा कि कद जयंत सिन्हा या जसवंत सिन्हा या आर.के. सिन्हा या शत्रुघ्न सिन्हा का कद रहा। उस कद का आज की तारीख में कोई नेता बीजेपी के पास कायस्थ समाज में नहीं है, सब खत्म कर दिए। पटना साहिब पटना की बात करें तो अरुण सिन्हा थे। अरुण सिन्हा चाहते थे कि उनके बेटे आशीष सिन्हा को टिकट मिले, लेकिन आशीष सिन्हा को टिकट नहीं मिला। बीजेपी में बहुत सक्रिय रहे आशीष सिन्हा, बहुत छटपटाए, अपने पार्टी से बाहर जाके भी उन्होंने बहुत हाथ पैर मारने की कोशिश की, लेकिन उनको सफलता नहीं मिली। और एक जगह जिस परिवार के ये धुर विरोधी रहे वहां तक जाके आशीष सिन्हा ने अपने आंसू भी बहाए, लेकिन उसके बावजूद भी उनको टिकट नहीं मिला। और ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन हम कह सकते हैं कि एक नेचुरल रिएक्शन है, जो कि जिस तरह अब होता है ना कि आपको निपटाया जा रहा है और आपको पता नहीं चलता, और पता तब चलता है जब पानी सिर से ऊपर चला जाए। तो अब लगता है इन लोगों के, हम लोग के पास पानी सिर से ऊपर चला गया। अब आगे की राजनीति देखिए तो वास्तविकता यह है कि कायस्थ समाज के पास बीजेपी बिहार झारखंड में एक भी बड़ा नेता कायस्थ समाज के पास मौजूद नहीं है। ऋतुराज सिन्हा केंद्र में कहे तो केंद्र के राजनीति में है या केंद्र के ऊपर फोकस है उनका, के केंद्रीय सचिव भी हैं और केंद्र की राजनीति में मोदी शाह के एक तरीके से करीब आने की कोशिश भी कर रहे हैं। लेकिन पद के नाम पर अगर आप कहिएगा तो ना उनके पास विधायकी है ना संसदीय है। नितिन नवीन एक बसते हैं जो मंत्री भी हैं बिहार सरकार में। इस बार नितिन नवीन के ऊपर भी एक तरीके का है तो संकट मंडरा रहा था, लेकिन नितिन नवीन का टिकट किसी तरीके से बच गया। अगर नितिन नवीन का टिकट कट गया होता आशीष, तो ये रिएक्शन कहीं आपको और ज्यादा दिखाई देता, खासतौर पे कायस्थ समाज में। लेकिन अच्छी बात यह है कि कम से कम रिएक्शन करने की स्थिति में कायस्थ समाज आया है कि रिएक्शन कर रहा है, जो आप बता भी रहे थे। और ये हकीकत भी है कि अभी तक कायस्थ समाज ने इस तरह का प्रोटेस्ट, हम कह सकते हैं कि कभी नहीं किया। इस तरह के प्रोटेस्ट की स्थिति 2020 चुनाव में भूमियार समाज में थी, और इस बार जिस तरीके का रिएक्शन भूमियार को आरजेडी जिस तरीके से 2020 में उसने ऑपरेशन भूमियार चलाया था, अपने विधान परिषद के चुनाव में भी आरजेडी ने भूमियार समाज के लोगों को टिकट दिया था। इस बार भी बीजेपी आरजेडी उसी अभियान को चलाने की कोशिश में थी और बहुत हद तक उसने चलाया भी है। सूरजभान सिंह जैसे नेता को अगर वो लेकर आई है आरजेडी, तो वो उसके ऑपरेशन भूमियार हम मान सकते हैं कि आरजेडी का ऑपरेशन भूमियार ही है। लेकिन इस तरीके का अभियान कायस्थ समाज के तरफ से इस बार आ रहा है, तो वो मुझे 2020 का समय याद आ रहा है कि जब रिएक्शन हुआ था भूमियार समाज का और बीजेपी को, एनडीए को नुकसान भुगतना पड़ा था। इस बार अगर कायस्थ समाज इस स्थिति में आ रहा है तो उसका चुनाव परिणाम में क्या नतीजा निकलेगा, और ये क्या ये एक शुरुआत है, ये भी बात है। अगर शुरुआत हो चुकी है तो इसका अंजाम क्या होगा, क्योंकि अभी भी चुनाव में वक्त है। अभी चुनाव हम कह सकते हैं कि छठ महापर्व के बाद ही असली चुनाव का रंग बनेगा भी और समझेगा भी। तो ये रिएक्शन अपने आप में बीजेपी को सोचने को मजबूर करना पड़ेगा। और अब देखिए हजारीबाग में टिकट कटा, झारखंड में हजारीबाग में किसको, मनीष जायसवाल को टिकट मिला। यहाँ टिकट कटा, किसको मिला? आप देखिए, आप किसी जाति के विशेष कोई सीट क्या हो जाता है ना, किसी जाति विशेष की सीट हो जाती है। जैसे वैशाली की सीट हो गई बिहार में, लोकसभा के हिसाब से देखे तो वो राजपूत जाति की सीट है, वहां से कोई भी जीतेगा राजपूत समाज का ही जीतेगा। तो हर एक समाज की एक सीट हो जाती है कि इस समाज का ही विधायक या सांसद इस सीट से जीतेगा। आप अगर उसी हिसाब से देखें तो आप फॉरवर्ड की सीट लेकर या कायस्थ समाज की सीट लेके आप दे रहे हैं किसको, बनिया को दे रहे हैं, जैसा कि इनका कहना है। तो आप ये उनकी सीट अब जा रही है किसी और जाति के पास, तो उसका रिएक्शन आएगा। और ये एक तरीके हम कहे तो ये एक शुरुआत है, और इसका आरजेडी किस तरीके से फायदा उठाती है, या जनसुराज किस तरह से फायदा उठाती है, या कांग्रेस किस तरह से फायदा उठाती है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन उस समाज का, जो समाज कभी भी हम कह सकते हैं कि सर नहीं उठाता था बीजेपी के सामने, उसने अगर सर उठा दिया है तो ये बहुत बड़ा संकेत है बीजेपी के लिए। चलिए जरा एक और दिखाते हैं, जब इसी सीट पर एक और फोटो दिखाते हैं और ट्वीट दिखाते हैं। जरा ट्वीट लाइए, ट्वीट लाइए, ये ट्वीट देखिएगा। कुम्हरार विधानसभा में सियासी हलचल, कायस्थ भाजपा नेता सुनील वर्मा के बेटे
वेदांत की प्रशांत किशोर से, भाजपा नेता ये भी है कायस्थ सुनील वर्मा, उनके बेटे वेदांत की प्रशांत किशोर से मुलाकात ने बढ़ाई भाजपा की बेचैनी। वेदांत जी पूर्व प्रशासनिक अफसर और सुशील मोदी के ओएसडी श्री सुनील वर्मा जी के पुत्र हैं। बता दें सुनील वर्मा जी कुम्हरार विधानसभा से प्रबल दावेदार थे बीजेपी टिकट के, उनका टिकट भी भाजपा ने काट दिया, उनको भी नहीं दिया टिकट। फोटो दिखाइए जरा, ये देखिए, ये सुशील मोदी के ओएसडी रहे जो है वर्मा जी के बेटे हैं, ये पीके के पास गए हैं। अब इस सीट पर मोटा मोटा कैलकुलेशन समझ लीजिए कि जो इसका इतिहास है, जो कायस्थ डोमिनेंस है यहाँ पर, अगर कायस्थ पीके के साथ भी चले गए तो भाजपा तो हार ही जाएगी। फिर भाजपा यहां से गई, और अगर कहीं कायस्थ वोट कुछ कांग्रेस की तरफ भी महागठबंधन की तरफ शिफ्ट हो गए तो जीतेगा कौन, करीब करीब ये भी तय हो गया। क्योंकि बीजेपी का ये कायस्थ डोमिनेटेड सीट है, और बीजेपी का ऐसा ये वोट बैंक है जहां पर एक भी वोट नहीं छिटकता, वो सब के सब घर, पूरा घर, जवान से लेके बुजुर्ग तक सब जाके कमल छाप दबा देते हैं। तो ये स्थिति है। अब आते हैं जो अगली स्टोरी पर, जो बिहार को बहुत गौर से समझने की जरूरत है। मैं आपको 2 बाइटें सुनवाता हूं, जरा पहले उपेंद्र कुशवाहा को लाइए, उपेंद्र कुशवाहा सुनवाइए। कई बार मीडिया के बंधु पूछते रहते हैं कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री इस चुनाव के बाद कौन बनेगा। मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करना चाहता हूं मीडिया के बंधुओं से भी, कृपा करके यह सवाल बिल्कुल मत पूछिएगा। नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री थे, नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री हैं, और नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री रहेंगे। इसमें कोई कंफ्यूजन की बात नहीं, कहीं से कोई कमी नहीं है। बस मीडिया के लोग पूछे ना। अब संजय झा को जरा सुना दीजिए, संजय झा को बस सुनिएगा, अभी सब साफ हो जाएगा, सब। मैं भी रिपीट करता हूं और आप भी बोलिएगा, नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री थे, नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं, और नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बस अब हो गया ना दोनों। याद करिए, जब एनडीए में सीटों को लेकर के गुस्सा, नाराजगी, तनातनी चल रही थी, तो एक ही दिन आसपास के समय में ही उपेंद्र कुशवाहा, मांझी, सम्राट चौधरी सबने ट्वीट किया, और सबके ट्वीट में कॉमा फुल स्टॉप एक था कि टिकट जो है सीट शेयरिंग सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुआ है, हम लोग में सौहार्द रहे, हम एक हैं, सब कॉमा फुल स्टॉप पे। आज दोनों को सुना आपने, दोनों सेम पैटर्न, खाली जुबान टोन अलग होगी। नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री थे, नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं, नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री रहेंगे। अब मैं एक बात और करूंगा, फिर समझूंगा जरा मनीष से ग्राउंड की हकीकत। उपेंद्र कुशवाहा पहले थे। उपेंद्र कुशवाहा दिल्ली से सीट शेयरिंग में गए बिहार में पूरी रात रामदेव के जितने योग थे सब कर लिया, रूठे, मुंह फुलाए, मुंह बिचकाए, दिल्ली आए, अमित शाह से मिले, एक सीट अपनी 6 से 7 नहीं करवा पाए। 6 दे दिया था तो 6 से 7 नहीं, अमित शाह फिर अपने जुबान, जब 6 दे दिया तो 7 देने का मतलब कि अमित शाह की इज्जत जाएगी। और ये उपेंद्र कुशवाहा जैसे नेता अमित शाह को झुका देंगे, एक सीट नहीं बढ़वा पाए। खबर यहां तक थी, हमने और मनीष ने चर्चा भी किया था, और मनीष अभी आगे चर्चा में बताएंगे, अपनी पत्नी या बेटे के लिए एक सीट चाहते थे, वो सीट अपनी बेटे पत्नी के लिए जिसको भी चाहते हो लड़वाना, वो सीट नहीं पाए, और क्या लेंगे। वो सीट, जो सीट चाह रहे थे एक सीट की 6 का 7 हो जाए, वो नहीं पाए। संजय झा अगर आज अमित शाह की भौहें टेढ़ी हो जाएं तो ये जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष नहीं रहेंगे, इन्हीं कहने पे बने हैं जेडीयू कार्यकारी अध्यक्ष। जैसे नीतीश कुमार ने एक बार बताया था पीके के बारे में, वैसे आगे सुनिएगा, कभी न कभी बताएंगे कि पीके के बारे में अमित शाह ने कह के भेजा था कि इनको रखिए, इनको सेट करिए। सम्राट चौधरी, उनका ही बयान आया है, नीतीश थे, नीतीश है, नीतीश रहेंगे। सम्राट चौधरी विधायक नहीं बन पाएंगे अगर अमित शाह ये चाह ले कि अब विधायक नहीं बनना है, तो सम्राट चौधरी विधायक नहीं बन पाएंगे।
चाहने पर तो मुश्किल है बनना, स्थिति बड़ी सुना हूं खराब है। तो अगर नहीं चाहेंगे तो विधायक नहीं बनेंगे, ये लोग मुख्यमंत्री तय करेंगे। बिहार की आंखों में इससे ज्यादा धूल क्या झोंका जा सकता है? पत्रकार साथियों, आप लोग पूछिए मत। अरे नहीं पूछेंगे भाई, जाके बोलो ना अपने बॉस से, आका से, जाके बोलो कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें या एक रैली में बोल दें कि हम नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाते हैं, अगले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे, आज ही हम ये बात ऐलान कर रहे हैं, हमारा सीएम फेस नीतीश कुमार, ये ऐलान कर दें। वो कहते हैं विधायक दल चुनेगा, और ये कहते हैं जो अपने टिकट के मालिक नहीं है, नीतीश कुमार थे, हैं और रहेंगे। जो पैर के बल नहीं सिर के बल चले तो एक टिकट नहीं बढ़वा सकते, एक सीट नहीं बढ़वा सकते, वो मुख्यमंत्री का ऐलान कर रहे हैं। अब मनीष से समझते हैं। मनीष, ये क्या है? ये झांसा प्लान क्यों है? क्या कुछ ऐसा इनपुट है क्या? क्योंकि ये कहने का मतलब मुझे तो समझ में जो आ रहा है वो यही है कि एनडीए को अब ये डर सताने लगा है कि उनकी जमीन खिसक रही है। नीतीश के समर्थक एनडीए का साथ छोड़ रहे हैं, मुझे लगता है ये भी अंदेशा होगा, तभी बार बार ये नीतीश का नाम आगे करने की बात है। क्या है ग्राउंड पर, ऐसा क्यों हो रहा है झांसा देने का काम? देखिए आशीष, पहली बात तो जो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री दोनों का बिहार में कार्यक्रम हुआ, उस कार्यक्रम के दौरान स्पष्ट रूप से उन्होंने कहीं भी नहीं ये बात नहीं कही कि अगले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है। उन्होंने कहा कि उनके नेतृत्व में हो रहा है, उनके काम गिनाए कि उन्होंने बिहार के लिए ये किया। और ये मैसेज एक तरीके से, जिस तरीके से महागठबंधन ने अपने सीएम फेस को आगे कर दिया, तो ये मैसेज कहीं ना कहीं पब्लिक के अंदर जा रहा था, या जा भी रहा भी है कि कहीं नीतीश कुमार को अगले सीएम नहीं हो रहे हैं। बार बार जो है वो महाराष्ट्र मॉडल की भी बात होती रहती है। तो ये कहीं ना कहीं मैसेज देने की कोशिश, और आपने उस चीज को बहुत अच्छे तरीके से कनेक्ट किया, जो सीट शेयरिंग का मामला जिस तरीके से हुआ, और ये क्योंकि दोनों तरह के जो है ना वो स्क्रिप्ट एक है, व्हाट्सएप में आया है, उस व्हाट्सएप ग्रुप से निकाल के सबको अपने अपने संबोधन में कर देना। और जो मैसेज जा रहा है ये जेडीयू के कार्यकर्ताओं तक नहीं जा रहा है, और कई जगह आशीष हमारे पास ऐसी जानकारी है कि कई जगह जेडीयू के नेता, ये जेडीयू के कार्यकर्ता, खासतौर पर चिराग पासवान की सीट, जिस सीट पर चिराग पासवान के कैंडिडेट है, उनको निपटाने के चक्कर में है। और मैं ये दावे के साथ ये कह सकता हूं कि जिस स्ट्राइक रेट का दंभ चिराग पासवान अब तक भरते रहे, खासतौर पे लोकसभा चुनाव के नतीजों 2020 हो या 2019 हो या 2020 का लोकसभा चुनाव, उसके स्ट्राइक रेट की बात कर सकते हैं। 2025 के विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान का स्ट्राइक रेट वो नहीं होगा, माफ करेगा, जेडीयू और बीजेपी से नीचे स्ट्राइक रेट होगा। और उसको निपटाने में सिर्फ जेडीयू ही नहीं, बीजेपी के भी बहुत सीटें ऐसी हैं जहां पर बीजेपी के नेता भी चाह रहे हैं कि चिराग उस जिस स्ट्राइक रेट पर दम भरते हैं। और आपने गौर किया होगा आशीष कि जब प्रधानमंत्री का कार्यक्रम हुआ 2 दिन पहले, उस कार्यक्रम में जब मन से चिराग पासवान का नाम लिया गया कि चिराग पासवान संबोधन करेंगे, और प्रधानमंत्री ने उनके नाम के संबोधन को रोक के मुख्यमंत्री सीधे नीतीश कुमार चिराग पासवान को भाषण नहीं देने दिया। तो ये जो जिस तरीके से चिराग पासवान अपने आप को प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे, और ये लग रहा था कि नीतीश कुमार थोड़े से डाउन में जा रहे हैं। और हकीकत ये है आशीष कि आज की तारीख में अगर आप मतलब एनडीए वोट मांग रही है या वोट मांग सकती है या जीत सकती है, तो उसमें सबसे बड़ा फैक्टर नीतीश कुमार है। आज अभी भी सबसे बड़ा फैक्टर नीतीश कुमार है, उसके बाद मोदी है, बाकी कोई फैक्टर नहीं है। किसी कैंडिडेट की कोई हैसियत नहीं, चाहे वो सम्राट चौधरी हो चाहे कोई भी है, किसी की कोई हैसियत नहीं है कि वो अपने दम पर 5000 वोट भी ला सकता है। कोई कैंडिडेट नहीं है किसी बात। अगर 5000 वोट लाने की स्थिति होती तो सम्राट चौधरी या किसी के लिए किसी कैंडिडेट को बैठाया नहीं जाता या उसके सपोर्ट में नहीं खड़ा किया जाता, जो हमने देखा कि दूसरे पार्टियों से लाके पार्टी को ज्वाइन कराया जा रहा है, जो मैसेज दे रहा। और जो मैं इससे पहले जिस पॉइंट पर हम आशीष बात कर रहे थे उसमें एक पॉइंट छूट गया। एक पॉइंट बड़े गौर करने वाली बात है आशीष की, कटिहार में अशोक अग्रवाल जो बीजेपी के एमएलसी हैं, अशोक अग्रवाल नाम पे ध्यान दीजिएगा, अशोक अग्रवाल जो बीजेपी के एमएलसी हैं, उनके बेटे
वीआईपी पार्टी से यानी महागठबंधन से वो चुनाव लड़ रहे हैं। और कल अशोक अग्रवाल से मिलने निशिकांत दुबे गए थे। निशिकांत दुबे जिनको भागलपुर और सीमांचल की एक तरीके से जिम्मेदारी दी गई है, और निशिकांत दुबे ने मुलाकात की। अशोक अग्रवाल के खिलाफ उन्होंने एक शब्द नहीं कहा। उन्होंने कहा कि अशोक अग्रवाल ने कहा है कि वो अभी भी बीजेपी में हैं और बीजेपी के लिए काम करेंगे। तो आप ये समझ, उन्होंने उदाहरण दिया अपने मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उदाहरण दे दिया, कई लोगों का उन्होंने उदाहरण दिया कि ज्योतिरादित्य सिंधिया का उदाहरण दिया कि देखिए माधवराव सिंधिया जो थे वो कांग्रेस में थे, उनकी माता राजमाता जो है वो बीजेपी में थे। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया, माधवराव सिंधिया और राजमाता सिंधिया का दोनों के संबंधों की कहानी तो आम जनता को नहीं पता कि किस तरह के संबंध थे। खैर दोनों अलग अलग पार्टी थे, तो उसके तुलना दिया कि ऐसा नहीं है कि पिता पुत्र एक पार्टी अलग अलग पार्टी में रहे तो उससे कोई फर्क पड़ता है। अशोक अग्रवाल जो है वो बीजेपी के साथ थे और बीजेपी के साथ रहेंगे। ये कौन सा समीकरण है कि मतलब पिता जो है वो जिस पार्टी को सपोर्ट कर रहा है, बेटा उसके दूसरी पार्टी को, उसके अपोजिशन के पार्टी में शामिल हो गया और कोई मदद नहीं करेगा। ऐसा होता है क्या? ऐसा कहाँ होता है? वो अशोक अग्रवाल नहीं होते। बेटा परिवार एक ही है, परिवार में ऐसा नहीं हुआ कि बाप ने बेदखल कर दिया है। इतना नालायक बेटा होता तो आदमी बात अलग है। अगर बेटा नालायक नहीं है, पिता के साथ रहता, तो कैसे पिता अपने बेटे को नहीं जिताने की कोशिश करेगा? और वो अशोक अग्रवाल की जगह आशीष कोई और होता तो कुछ कहानी कुछ और होती। यही निशिकांत दुबे उसको जमकर सुना रहे होते। तो मैं ये बात इसलिए कर रहा हूं कि बीजेपी के अंदर भी बीजेपी के लोगों को निपटाने की, अब वहां कौन है उनके खिलाफ? तारकिशोर प्रसाद जो डिप्टी सीएम रहे हुए हैं। कटिहार में तारकिशोर प्रसाद जो डिप्टी सीएम रहे हुए, एक दूसरे को निपटाने की सब कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी के अंदर भी एक दूसरे को निपटाया जा रहा है, गठबंधन के अंदर भी एक दूसरे को निपटाने की कोशिश हो रही है। ऐसा महागठबंधन में जो है वो सामने है, फ्रेंडली फाइट है, तो सामने है, बिल्कुल जो झगड़ा है वो सामने है। सामने है। ऐसा नहीं है कि पीठ पीछ हो रहा है। अब आप बताइए कि तारकिशोर प्रसाद के प्रचार में मतलब तारकिशोर प्रसाद चुनाव जीत जाए, इसके लिए अशोक अग्रवाल से मिलके, पिछली बार मुझे याद है कि अशोक अग्रवाल चाहे वो सांसद का चुनाव हो चाहे विधायक का चुनाव हो, एक बार सांसद के चुनाव में अशोक अग्रवाल खड़े हुए थे तो सुशील मोदी ने फोन करके उनको बैठा दिया था। तो अब तो वो मतलब अशोक अग्रवाल अगर चुनाव में बैठ सकते हैं, खुद बैठ सकते हैं, तो बेटे को भी बैठवा सकते हैं चुनाव में। लेकिन बेटे को नहीं बैठा, वो महागठबंधन के उम्मीदवार है और ये बीजेपी के एमएलसी है। तो इस तरह का खेल बीजेपी में चल रहा है आशीष। अब विजय सिन्हा की बात करिए। विजय सिन्हा को जो डिप्टी सीएम है उनको कौन निपटाने की कोशिश कर रहा है? केंद्र में मंत्री हैं इनके ही गठबंधन के। ललन सिंह से उनके किस तरह के रिश्ते हैं विजय सिन्हा के, आप देख लीजिए। ललन सिंह ने विजय सिन्हा, मतलब वो दूसरी पार्टी है, तो उसके खिलाफ बहुत कुछ वो खुले तौर पे नहीं कर सकते हैं। उनका टिकट वो कटवा नहीं सकते। कटवाने के लिए तो उन्होंने प्रहलाद यादव का टिकट कटवा दिया। उस प्रहलाद यादव का टिकट कटवा दिया जो जिंदगी भर आरजेडी में रहा, नीतीश कुमार की सरकार बचाने के लिए आया इनके साथ, और जब टिकट देने की बारी आई तो छोड़ दिया। अब इस बार बीजेपी ने जो ट्रेंड आशीष सेट किया है नीतीश कुमार की सरकार बचाने के लिए, जो ट्रेंड सेट किया, चाहे वो संगीता कुमारी हो, चाहे वो प्रहलाद यादव हो, इस तरह के जिन लोगों ने भी नीतीश कुमार और बीजेपी की सरकार बचाने के लिए साथ दिया, उनका टिकट इनको नहीं दिया, उनका टिकट काट दिया, वजह जो भी रही हो। तो ये ट्रेंड सेट किया है। गद्दारों को यही चीज तो मैं कहता हूँ, बीजेपी से सब लोग सीखिए। गद्दारों को, जो आज लालू यादव को धोखा दिया, जो जिंदगी भर लालू यादव जिसको बनाया उसको धोखा दे दिया, तो मोदी और शाह इस मामले में बहुत साथी रहे। यकीन नहीं करते कि जब लालू यादव नहीं हुआ तो इनका कैसे होगा। तो गद्दारों का इलाज यही सब करते हैं। हाँ, अब बताइए जब विजय सिन्हा वाला खेल। हाँ, तो विजय सिन्हा को निपटाने में लगे हुए हैं। हालांकि विजय सिन्हा को लेकर खुद की नाराजगी है। उन्होंने जिस तरीके से डिप्टी सीएम रहते हुए, मंत्री रहते हुए, जिस तरीके से उन्होंने काम किया, जिस तरीके के अलग अलग तरह के उनके सामने प्रयोग हुए, उसका रिएक्शन उनके विधानसभा क्षेत्र में है।
और बीजेपी के अंदर भी उनको कुछ लोग निपटाना चाहते हैं। केंद्र में मंत्री ललन सिंह उनको निपटाना चाहते हैं। तो हर जगह एक दूसरे को निपटाया जा रहा है। बीजेपी के अंदर बीजेपी के लोग निपटा रहे हैं, कहीं जेडीयू के लोग निपटाने में लगे हुए हैं, कहीं चिराग पासवान के कैंडिडेट को लोग निपटाने के लिए। बहुत सारी आशीष कहानियां हैं, बहुत सारे। अब देखिए नित्यानंद राय अपने तरीके से कैंडिडेट को चाह रहे हैं। जहां उनके मन मुताबिक कैंडिडेट हुआ ठीक है, नहीं हुआ तो वो अपने तरीके से निपटाने को। अब रामसूरत राय, माफ करिएगा, हाँ, औराई के बीजेपी के विधायक है। हालांकि अमित शाह के आने के बाद ये हुआ कि जो इस तरह के बागी थे उनको जिस भी वजह से, डर से हो, मोहब्बत से हो, जिससे भी, अमित शाह ने सबको बैठा दी। एक भी इस तरह का कोई कैंडिडेट नहीं है जो बागी खड़ा है। अब अशोक अग्रवाल तो खुद खड़े नहीं है, उनके बेटे खड़े हैं, तो उनको कैसे कर सकते हैं, मालूम? इसलिए अशोक अग्रवाल से कहवा दिया कि वो पार्टी के साथ है। ऐसा हो सकता है क्या? अशोक अग्रवाल ठीक है। अब आप सोचिए कि उसके लिए निशिकांत दुबे गए हो। और आशीष, आपको याद होगा कि झारखंड में जब चुनाव हो रहा था, बाबूलाल मरांडी की सीट फंसी हुई थी, तो यही निशिकांत दुबे हेलीकॉप्टर से लेके गए थे कैंडिडेट को बैठवाने के लिए। आपको याद होगा। तो क्या तारकिशोर की सीट बचाने के लिए निशिकांत दुबे इस तरह का हथकंडा नहीं अपना सकते थे? तो आप समझिए कहां से किसको निपटाया जा रहा है। तो बीजेपी, अब देख लीजिए, विजय सिन्हा को अलग से निपटाया जा रहा है, तारकिशोर प्रसाद को अलग तरीके से निपटाया जा रहा है। तो सब एक दूसरे को निपटा। अब इस निपटने में कौन कहां जीतेगा, कौन हारेगा, ये देखने की बात होगी। अब चुनाव छठ के बाद दूसरे रंग में जाएगा, तो उसकी तस्वीर पूरी तौर पे जो क्लियर होगी। और बहुत ही मुझे लग रहा है कि आप धीरे धीरे थोड़े बहुत हद तक कहे तो चुनाव रोचक होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि बीजेपी के अंदर भी जो खेल चल रहा है, गठबंधन के अंदर भी बहुत खेल चल रहा है। बहुत सारी कहानियां हैं अलग अलग। आप एक क्षेत्र की कहानी की बात करेंगे तो दूसरे क्षेत्र की कहानियां जो है वो आपके दिमाग से निकल जाएगा। जहां पर चुनाव लग रहा था कि आसान है, उस चुनाव को मुश्किल किया जा रहा है। मंगल पांडे को सीवान में लड़ा दिया गया चुनाव। मंगल पांडे तो मुझे नहीं चाहता कि अपनी इच्छा से कभी चुनाव वो लड़ना चाहते होंगे। उनको सीवान में लड़ा दिया गया मंगल पांडे को। वो तो जिंदगी भर एमएलसी रहे हैं और मंत्री रहे हैं। तो किसने सलाह दी कि मंगल पांडे को विधानसभा चुनाव लड़ाया जाए? तो इस तरह के डिसीजन हुए हैं। तो उसका खामियाजा कौन उठाएगा? अब इस सब में मतलब अगर मंगल पांडे को चुनाव लड़ाया जा रहा है तो किसके कहने पर लड़ाया जा रहा है? मंगल पांडे अगर चुनाव हार जाएंगे तो फिर क्या होगा? उनकी राजनीति कहाँ जाएगी? एमएलसी जब तक थी तब तक तो ठीक, मान के चलिए। सम्राट चौधरी भी बहुत आसान स्थिति में वो नहीं है। तो अगर ऐसी स्थिति अगर उत्पन्न हुई, और एक बात आशीष सम्राट चौधरी को लेकर कहनी पड़ेगी कि सम्राट चौधरी कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि सम्राट चौधरी की वजह से बीजेपी को कहीं ना कहीं असहजता हो रही है। जैसे प्रशांत किशोर ने जो उनकी डिग्री और उनके जो ऊपर जो आपराधिक केस है उसको लेकर जो सवाल उठाए, उसकी वजह से बीजेपी कहीं ना कहीं असहज हो गई है। और सम्राट चौधरी का जो वो फिगर बना हुआ था, उसकी अगर अगली सरकार आएगी तो ये सीएम हो सकते हैं या फिर से डिप्टी सीएम हो सकते हैं, जो भी हो, वो तस्वीर कहीं ना कहीं धुंधली हुई है। अब इसके पीछे कौन है? इसके पीछे नित्यानंद राय है या कोई और है? ये सब चीजें हैं। तो अभी देखना, चुनाव में अभी बहुत सारे रंग देखने बाकी, और हम सब उस रंग का इंतजार भी कर रहे हैं। उसका इशारा कर दिया है मनीष ने कि कौन कौन पीछे हो सकता है। इशारा है, बिहार के लोग तो समझ ही जाएंगे तमाम इशारे। सम्राट चौधरी जिनका बड़ा फिगर बन रहा था, एकाएक करीना कपूर टाइप 0 फिगर हो गया है। खैर चलिए, इजाजत दीजिए हमें, हम आएंगे अपडेट्स के साथ। अभी छठ भी है, तो छठ में सारे बिहार के लोग भी व्यस्त हैं। मनीष भी छठ मनाने में जो है व्यस्त हैं, और हम खुद भी हैं। तो इस बीच से समय निकाल करके खबरें तो आप तक लाएंगे, ये जिम्मेदारी है हमारी। हमारे लिए भी एक पूजा ही है, तो खबरें आप तक लेकर के आएंगे, जो भी खबरें होंगी बड़ी। फिलहाल इजाजत दीजिए। धन्यवाद मनीष, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।